हाँ, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन बेसिस ऑफ वेव थ्योरी या हाइगेंस प्रिंसिपल। तो हम लिख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस थ्योरी कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइगेन ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। अच्छा, अब रे ऑप्टिक्स में और अर्लियर क्लासेस में हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पढ़ा है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया है। लेकिन यहां पे जो कॉन्सेप्ट किया गया कि लाइट का नेचर वेव नेचर से मिलता हुआ है, इसका मतलब वेव थ्योरी अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर देगी तो हम और प्रोसीड करेंगे कि हाँ ये एप्लीकेबल है उन लॉज को भी प्रूव करने के लिए जो हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में एज अ रे पढ़ा। तो देखिए, इसके पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा फिगर ये है, एक हमारे पास पॉलिश्ड मिरर है, ये x और y हमने एक पॉलिश्ड सरफेस या पॉलिश्ड मिरर कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हाइगन ने हमें ये बताया था कि इस पे एक वेव फ्रंट स्ट्राइक करेगी। तो वेव फ्रंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां से एक रे लेते हैं और इस पे स्ट्राइक कराते हैं। ये हमारी एक रे हो गई। दूसरी रे ये आ रही है और ये स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इंसिडेंट रेज हो गए। अब हमें ये पता है कि ये अगर रे है तो वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर एक हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर हो गया इस रे के और इस रे के। इसका मतलब अगर इसको हम नेम प्रोवाइड कर दें तो ए बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास यहां लेते हैं ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा, तो वेव फ्रंट हमें ये मिल गया। ओके, अब यहां पे हम देखिए वेव फ्रंट ये बताया गया था कि अगर ये एक कोई वेव फ्रंट है हमारे पास, ठीक है, ओके, तो टी टाइम में ये डिस्टरबेंस यहां से यहां पहुंचा। ठीक है, उसी टाइम में ये डिस्टरबेंस यहां पहुंचा, ये डिस्टरबेंस यहां पहुंचा, ये डिस्टरबेंस, और यहां पे एक सेकेंडरी वेवलेट्स आफ्टर टाइम टी फॉर्म हुई। ठीक है, तो अब देखिए ये मीडियम हमारा पॉलिश मीडियम है। इसका मतलब लाइट इससे स्ट्राइक करके इसी मीडियम में वापस जाएगी। इसका मतलब ये जो वेव फ्रंट आया है ये स्ट्राइक करने के बाद इधर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक चीज हम कंसीडर करते हैं कि ये जो कंडीशन है हमारी वेव फ्रंट ए बी की, ये एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है। जैसे यहां पे हमने सपोज किया कि t इज इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन थी और t इज इक्वल टू t पे यहां पे नए वेवलेट्स हमारे फॉर्म हुए और उन पे जब कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t फॉर्म हो जाएगी। तो अब देखिए ये जो मीडियम है हमारा, ये कोई भी मीडियम हो ले सकते हैं हम। मीडियम यहां पे जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर रहे हैं। अगर ये एयर होगा तो c हम लिख सकते हैं। हमने एक जनरल कंडीशन ली कि कोई भी वेलोसिटी है यहां पे। अच्छा, अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को हम लिख ले रहे हैं c। ठीक है, अब देखिए यहां से जिस डिस्टेंस ये जो b, ये जो पॉइंट है इस वेव फ्रंट पे b और ये जो पॉइंट है a, ठीक है, तो नई जो वेव फ्रंट बनेगी आफ्टर किसी भी टाइम, तो ये डिस्टरबेंस वहां पे पहुंचेगा और ये भी डिस्टरबेंस वहां पे पहुंचेगा। क्योंकि वेव फ्रंट हमारी सेम है तो इसका हर एक सोर्स
न्यू सोर्स का काम करेगा और नई वेव फ्रंट हमें सेम टाइम के बाद मिलेगी। ठीक है, तो हम ये सपोज करते हैं कि बी से ये जो रे यहां पे स्ट्राइक कर रही है, ये जो डिस्टरबेंस यहां पे पहुंचा, ये एट टी टाइम पे पहुंचा, कोई टी टाइम है हमारा, t इज इक्वल टू टी। ठीक है, और इसकी स्पीड हमने ली है v। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाएगी b और c, इसको हम लिख सकते हैं v इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्लियर? ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पे जिस टाइम में b का डिस्टरबेंस t टाइम के बाद यहां पे पहुंचा, तो इसका डिस्टरबेंस क्या होगा, नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि पॉलिश सरफेस है, तो इसका डिस्टरबेंस हम क्या कर रहे हैं कि उतना ही जितने डिस्टेंस vt है उसी रेडियस का यहां से ये इसी मीडियम में वापस चला जाएगा। तो इस मीडियम में हम यहां से एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे vt जो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहां से मान लीजिए कि ये आर्क हमारे पास इस तरह से आए, ठीक है vt, और ये जो आर्क बनी थी वो हमारे पास ये थी। अब जो नया हमें वेव फ्रंट मिलेगा वो इन दोनों का टेंजेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं यहां से इस पॉइंट पे, तो ये हमें जो मिल रहा है ये कॉमन टेंजेंट इस पॉइंट पे, ये हमारे पास न्यू वेव फ्रंट हो गई आफ्टर टाइम t। ओके, और ये वेव फ्रंट क्या हो जाएगी, इस वेव फ्रंट को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ओके, नई वेव फ्रंट में कैसे मिलती है, टेंजेंट हमने ड्रॉ किया उससे हमें मिल गई, तो इसका हमने नाम लिख दिया कुछ, ये C है, ये पॉइंट C है, तो इसका नाम हमने लिख दिया D। ओके, अब हम कुछ रेज ड्रॉ करते हैं यहां पे। तो रे हमारी देखिए ये न्यू वेव फ्रंट है। अच्छा, रे क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर होगी। ये हमारे पास एक रे चली गई जो इसके परपेंडिकुलर है, और इस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली हमारे पास एक और हम रे यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये रे हो गई हमारी, और दूसरी रे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारी यहां से जा रही है, तो ये कैसे जाएगी, ये हाँ, ये हमारे पास यहां से हम एक दूसरी रे भेजते हैं यहां पे। ये देखिए दोनों रेस उसी वेव फ्रंट से पास कर रही हैं, और ये हमारा CD न्यू वेव फ्रंट हो गया। तो हमारे पास CD क्या हो गया, CD इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, और इस पे ये जो रेज होंगी ये परपेंडिकुलर होंगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जो ना यहां पे एक बात समझिए, B से ये जो पॉइंट हमारा था B और C की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई थी, B C की वैल्यू आई थी V इंटू T। अच्छा, इसी डिस्टेंस को ये भी कवर करेगी। ठीक है, लेकिन यहां पे ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को हम ले रहे हैं D। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B A और D। A देखिए जिस टाइम में B C तक पहुंची उसी टाइम में A का जो डिस्टरबेंस है वो कहां पहुंचा, D तक पहुंचा, क्योंकि जो नई वेव फ्रंट मिलेगी उस पे सभी पार्टिकल का डिस्टरबेंस एक टाइम में सेम जगह पहुंचेगा। इसका मतलब A D भी हमारा कितना हो गया, A D दैट इज इक्वल टू V T। ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारी एक रे आ रही है, अगर इसको हम रे कंसीडर करें, और यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिस वन इज N1 नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्लियर?
अब देखिए ये हमारी रे है, ठीक है, और ये वेव फ्रंट है, ये एंगल 90 हो गया, क्लियर। अच्छा, और यहां से ये एंगल भी 90 हो गया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल हमारे पास होगा 90 माइनस आई, ये एंगल 90 माइनस आई हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया हमारे पास आई, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी देखते हैं, ये हमारी रिफ्लेक्टेड पे है। अच्छा, यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया n2, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब देखिए ये यहां से यहां नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस r। अच्छा, अब यहां से ये जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये पूरा एंगल हमारे पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हमें यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है। उसके लिए दो ट्रायंगल्स हम लेते हैं। पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी और सी। इसमें देखिए ये एंगल हमारे पास आई है, ये एंगल आई हो गया। अच्छा, ये एंगल 90 हो गया, ओके, और ये डिस्टेंस हो गई बी की, क्लियर। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए सी और यहां पे हमारा पॉइंट है डी, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होता है, एंगल डी ये हमारा 90 डिग्री है, और एडी हमारा कितना है, v इंटू टी है, और ये जो एंगल है ये है एंगल r, क्लियर। अब हमें क्या करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल r, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, एक एंगल तो 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये BT हो गया, ठीक है, BT, इसमें भी एक BT हो गया, ठीक है, और तीसरा साइड हमारे पास AC इज इक्वल टू AC कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC by RHS। RHS रूल्स हो गए। अच्छा, अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए ये VT के सामने वाला एंगल कौन सा है, इसमें I है, और इसमें VT के सामने वाला एंगल R है। इसका मतलब I और R करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लॉ जो है रिफ्लेक्शन का वो प्रूफ हो गया, क्लियर। अब हम सेकंड लॉ पे आते हैं। तो सेकंड लॉ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे देखिए हमारे पास ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है XY, दिस इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये इसके परपेंडिकुलर है, क्लियर, ओके। अच्छा, अब यहां पे ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है हमारा, ये भी क्या है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, क्लियर, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये हम लिख लेते हैं इंसिडेंट wave front is perpendicular to plane of board, ठीक है। reflected wave front is perpendicular to plane of board and reflecting surface
is perpendicular to plane of board। ठीक है, ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड, और ये हमारे पास इंसिडेंट वेव ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव किसके परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, क्लियर। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये है हमारा परपेंडिकुलर टू बोर्ड, और ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, क्लियर। तीसरा हमारे पास देखिए, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है परपेंडिकुलर टू बोर्ड, और ये जो नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंसिडेंट वेव यहां पर लिख लेते हैं, इंसिडेंट वेव perpendicular to incident wave front, incident wave front, reflected wave perpendicular to reflected wave front, reflected wave front, and third one normal is perpendicular, थर्ड आपका आ जाएगा नॉर्मल, यहां पर लिख लेते हैं, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इसके परपेंडिकुलर, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड वेव इसके परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोर्ड के परपेंडिकुलर, और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, all lie in same plane। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो गया।